ये जो बेसिकली डिवीजन की हुई है एग्जामिनर ने, सिलेबस बनाने वाले ने, उसने आपके लिए एक फायदा कर दिया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये अब पेपर है आपके सामने 2023 का। क्या पूछ रहे हैं वो? The following questions are given in the criminology past paper 2023. Basically इसका मुझे ओरिजिनल पेपर नहीं मिला, so I just grabbed the questions from a website. Discuss the scope of criminology as the science dealing with the study of criminal law, forensics and criminal investigation. अब जो लास्ट ईयर के बैच को मैंने पढ़ाया था, अब जाहिर सी बात है, आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ पेपर सेटर, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ या फिर इन विच स्टाइल द पेपर सेटर इज गोना ट्राई यू। पेपर सेटर किस तरह से आपको ट्राई करता है, लेकिन टीचर का काम होता है कि बच्चे को हर एंगल से क्वेश्चन पढ़ा देना। तो बुक के अंदर ये चीज आपको नहीं मिलेगी, डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज द साइंस, ये तो मिलेगा, डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये हर किताब में मिलेगा, नो डाउट, लेकिन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज द साइंस, ठीक है, यानी कि हमने प्रूव करना है कि ये जो क्रिमिनोलॉजी है ना, दिस इज बेसिकली अ साइंटिफिक स्टडी। हाउ दैट गोज साइंटिफिक स्टडी? यू नो केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी, H2O is water is called H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक उसका ऑक्सीजन का। मैं तो साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ बैकग्राउंड से, तो जो बच्चे साइंस से होते हैं वो अच्छी तरह समझ जाते हैं इस बात को। तो केमिस्ट्री इज अ साइंस, बायो इज अ साइंस, फिजिक्स इज अ साइंस, हाउ दैट गोज क्रिमिनोलॉजी इज एज वेल अ साइंस। तो आपने ये साबित करना है कि जिस तरह H2O का मतलब पानी होता है, और जिस तरह हम फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो, ग्रेविटी पढ़ते हो, ये दूसरे तीसरे लॉज पढ़ते हो, सो दिस इज बेसिकली प्रूव्ड बाय साइंस। तो आप उसको प्रूव कर देते हो कि हाँ ये देखो ये साइंस है, हमने एक हाइपोथेसिस दिया, हमने उसको एनालाइज किया एंड देन वी प्रूव दैट थ्योरी कि इट इज अ साइंस। तो आपने इसमें प्रूव करना है कि क्रिमिनोलॉजी भी एक साइंस ही है। तो दिस इज हाउ you can say your uniqueness that you deal with the question, कि क्वेश्चन जिस टॉपिक में से आया है वो तो आपको बुक में मिल जाता है, डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी हर बुक में टॉपिक मौजूद है, बट द नेक्स्ट पार्ट इज योर यू कैन से क्रिएटिविटी। अच्छा, अब क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ क्रिमिनल लॉ, फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब जो इसका मेन आइडिया है ना क्वेश्चन का, दैट इज कि आपने बताना है स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। आप किस तरह बताना है? एक तो बताना है कि स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी के वो एज अ साइंस क्या है, ठीक हो गया, डीलिंग विद द स्टडी ऑफ, और क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंस डील करती क्या, उसके सब्जेक्ट क्या है, क्रिमिनल लॉ उसका सब्जेक्ट है, फोरेंसिक्स उसका सब्जेक्ट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उसका सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन, if I were attempting this question, I would have written so many sheets, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट है ना। तो if you practice these things, you would also be able to write, you can say as many 8 to 12 sheets, 8 से 12 सफ़े आसानी से इस सवाल के ऊपर लिखे जा सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना फर्स्ट पार्ट में से आया है, जो 25 नंबर के उसने 4 पार्ट बनाए हुए हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें से आया है। मैं भी आपको उसका सिलेबस भी दिखा दूंगी। Suggest measures to control robberies, dacoities and urban street criminality in Pakistan. अच्छा ज़ाहरा, आप इनमें से इनकी जो है ना चैट्स ऑन कर दें और लेट देम स्पीक टू मी। मैं आपको बता दूंगी कि कब आपने इनको म्यूट करना है। जब चैट ऑलरेडी ऑन है। अच्छा ठीक है। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए कि अर्बन स्ट्रीट क्रिमिनलिटी इन पाकिस्तान, ये फ्रेज जब आप सुनते हैं, ये बात जब आप सुनते हैं, तो आपके जहन में कौन सा वाला शहर आता है? एक शहर बहुत मशहूर है इस चीज के लिए, अर्बन स्ट्रीट क्रिमिनलिटी इन पाकिस्तान, कराची। कराची। तो इसका मतलब आपको तो ऑलरेडी पता है इस चीज का, मैंने तो नहीं आपको ये चीज अभी बताई। अब वो कह रहा है सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल रॉबरीज एंड डिकाइटीज, कि जो डिकॉइट्स हैं, ये जो डिकॉइटीज करते हैं, रॉबरीज करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि कैसे रोकेंगे? बताएं जरा, कोई
कोई भी बच्चा बताए, एक एक सजेशन बताए मुझे, किस तरह रोका जा सकता है रॉबरीज को? आपने क्राइम को रोकना है, कुछ भी बता दे। माइक को अनम्यूट करके बताएगी कि बता दें या चैट में बता दें। दिस इज वेरी इजी, क्रिमिनोलॉजी बहुत आसान है। सर मैं इनको एक्चुअली यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि विद द लिटिल एफर्ट दे कैन डू अ लॉट विद क्रिमिनोलॉजी, ये बड़े अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। अब एक जो है एक कॉमन मैन ले मैन अप्रोच, मैं आपको बताती हूँ कि रॉबरीज को कैसे रोक सकते हैं। जी सबसे पहले तो आपकी पेट्रोलिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? जो पॉलिसिंग है, पेट्रोलिंग है, बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जिस अफसर की ड्यूटी है, अफसर से तो नहीं होती, चले जिनकी ड्यूटीज हैं, जस्ट अ मिनट प्लीज। इधर मीनवाइल आप ही बता दें, आपने हाथ हैंड रेज किया है। अस्सलाम जी वालेकुम सर। जी प्लीज। जी इसका आंसर तो एक सबसे पहले ये हो सकता है कि वेल ग्रूम्ड बच्चे, अगर माशरे में पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की ग्रूमिंग सही तरीके से करें तो डेफिनेटली वो सही राह पे चलेंगे और रॉबरीज और ये कम होंगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत प्राइमरी चीज़ है। इसके बाद और जो बड़ी चीज़ें हैं वो वही है कि सिक्योर मतलब ऐसे मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को और लोगों को भी अवेयरनेस उनमें आनी चाहिए चीजों के हवाले से। यू आर एब्सोल्युटली राइट बच्चे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आई वुड लाइक टू ऐड इन इट, आप जो कह रही हो ना कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनकी ग्रूमिंग ही ऐसी करें, तो जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको ना इस चीज का डिफरेंस पता चलेगा कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज और देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। तो वो जिन पेरेंट्स की आप बात कर रहे हो ना कि पेरेंट्स शुड ग्रूम देयर चिल्ड्रन, तो बेसिकली मोर और लेस जो क्रिमिनल्स बनते हैं, जो बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं, आप ये कह सकते हैं इन देयर चाइल्डहुड, तो बेसिकली वो एनवायरनमेंट अपने पेरेंट्स से तो लेते हैं, पेरेंट्स तो उनको रोकते नहीं है या सिखाते हैं जो भी चीज है, लेकिन वो बेसिकली एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है जिसमें वो सीखते हैं। हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि अगर पेरेंट्स बच्चे को कुछ नहीं कह रहे, बच्चा बदतमीजी कर रहा है, तो वो क्रिमिनल ही बन जाएगा, वो डिकॉइटी बन जाएगा, वो रॉबरी बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, हमारा एक मुआशरा है, पर्टिकुलर मुआशरा। मैं सबको नहीं कह रही, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हम क्रिमिनोलॉजी में ये स्टडी करते हैं कि पेरेंट्स जो अपने जिनके बच्चे इस तरह क्रिमिनल बन जाते हैं, तो बेसिकली वो सिर्फ पेरेंट्स से नहीं सीख रहे होते, अपने पेयर से सीख रहे होते हैं, ठीक है? अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे होते हैं। दिस इज मोर लाइकली कि एक जो है एक पेरेंट है, जो पेरेंट मतलब मदर एंड फादर बोथ, एक जो पेरेंट है वो बहुत आप ये कह सके सेंसिबल लोग हों। ये मैं आपको एक केस स्टडी बता रही हूँ। दे आर सेंसिबल पीपल, एजुकेटेड पीपल, यू कैन से वेल वेरी वेल ग्रूम्ड, और आप उनका जो बच्चा है ना, यू लीव दैट चाइल्ड इन अ स्लम एरिया, आप उस बच्चे को एक स्लम एरिया में छोड़ देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो बच्चा उन अपने पेरेंट्स के जैसे बिहेव करेगा, और द एरिया एंड द एनवायरमेंट वी हैव एक्सपोज्ड हिम टू, डेफिनेटली वो बच्चा जो अच्छे पेरेंट्स का था, ये आप ये कह सकते हैं वेल मैनर्ड वेल बिहेव्ड पेरेंट्स का था, जब उसको आप एक स्लमी एरिया में छोड़ देंगे, सो दैट चाइल्ड वुड एक्ट पर्टिकुलरली। तो दिस इज नॉट अबाउट कि पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं, सारे बच्चे और सारे पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। दिस इज सिचुएशनल कि बच्चा किस एनवायरमेंट में एक्सपोज हुआ है। ये क्रिमिनोलॉजी की थेरीज हैं, ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ना, I am unable to. अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ जुवेनाइल delinquency can be reduced through the institutional role, professional counseling and increased care। अब ये भी क्वेश्चन उसने ना बड़ा मोल्ड करके बनाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इंतहाई आसान है। जुवेनाइल delinquency का टॉपिक आपको एज यूजुअल हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो उसने आगे चीजें पूछी हुई है ना, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन और बेस्ड ऑन योर डिस्कशन और बेस्ड ऑन हाउ गुड यू लर्न द थिंग्स, इसमें ना फर्क हो जाता है। एक वो बच्चा जिसने
कहीं से कोई क्वेश्चंस के रटे नोट्स पकड़े होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है उसने डेलिक्वेंसी का वर्ड देखा नहीं तो उसने पेपर छापा नहीं। वो तो ये बात होगी ना कि उसने देखा जुवेनाइल वाला क्वेश्चन आया, हाँ मैंने ये नोट्स पढ़े, चलो जी दे दनादन छाप के तो फारिग हो जाओ। एक तो वो बच्चे होते हैं, फिर दूसरे वो बच्चे होते हैं हु दे आर टेस्टेड, दे आर ट्रायल्ड, कि टीचर्स उनको टेस्ट एंड ट्रायल कराते हैं, बकायदा मॉक्स या फिर आपकी जो प्रैक्टिस होती है उनको डिफरेंट क्वेश्चंस दे के, एक टॉपिक थीम होता है और उसके अंदर उसकी डोमेन्स होती हैं डिफरेंट। अब ये जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है ना, बेसिकली एक थीम है, एक पूरे टॉपिक का नाम है। 25 मार्क्स जो मैं आपको बता रही थी उनमें से एक पार्ट में ये वाला जो है ना जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के रिलेटेड, उसका लॉ एंड ऑर्डर, उसकी जो कोर्ट है, उसका जो जज है, उसका प्रोबेशन, उसका पेरोल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिकली जो जुवेनाइल है ना, वो एक बच्चे को बोलते हैं, एक माइनर को बोलते हैं, एक छोटे बच्चे को, मतलब हु इज लेस देन 18। अगर पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से देखें तो हु इज लेस देन 18, जो 18 से नीचे नीचे की एज का बच्चा होगा, ही इज कॉल्ड अ माइनर और अ जुवेनाइल। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो जुवेनाइल, वैसे आप उसको माइनर बोल सकते हैं या फिर जो अडल्ट नहीं है। और जो डेलिक्वेंसी है ना, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट का मतलब होता है डेरिवेट फ्रॉम द नेचुरल बिहेवियर। अब एक बच्चा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड? यू डेफिनेटली एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड मासूम होगा, आप ये कह सकते हैं पायस होगा, फिर उसके बाद लाइट नॉटी होगा। क्या कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड who is less than 18, less than 16 and 15 and 13, who can behave in a like criminal manner just like adults do? तो नॉर्मली ये होता नहीं है। तो जो डेलिक्वेंट कर जाता है, इसका मतलब होता है कि वो नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट कर गया। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और यू कैन से IR, तो इनमें ना टेक्निकल जार्गन्स होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि टेक्निकल जार्गन्स यूज ना किए जाएं तो आप पास हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर यूज किए जाएं तो आप बहुत अच्छे पास हो सकते हैं। तो बेहतर है, व्हाई यू स्टैंड ऑन 33%, व्हाई डोंट यू गो ऑन 73, 83? तो क्वेश्चन ये था, हाउ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कैन बी रिड्यूस। पहले बताओ कि इसको कम कैसे किया जा सकता है? थ्रू, अब उसने ये सवाल पूछ के जवाब भी दे दिया है कि कम कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से मुझे कम करके बताना है। इंस्टीट्यूशनल रोल, ये बेसिकली करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मौजूद तो हैं लेकिन अनफंक्शनल मौजूद है। फिर प्रोफेशनल काउंसलिंग, ये बेसिकली अटैच्ड होती है स्कूल्स के साथ। प्रोफेशनल काउंसलिंग को अटैच होना चाहिए स्कूल्स के साथ, क्योंकि मोर और लेस जो 18 साल से नीचे का बच्चा होता है वो मोस्टली स्कूल में ही होता है, या फिर इंटर लेवल का बच्चा आप कह सकते हैं, उसके बाद तो अडल्ट हो जाता है ना 18 से ऊपर। तो दिस शुड बी अटैच्ड विद द स्कूलिंग एंड हाई स्कूलिंग एंड इंक्रीज्ड केयर। ये जो इंक्रीज्ड केयर है ना, इसमें पेरेंटल रोल आ जाता है, फिर इसमें रोल ऑफ द गार्डियन आ जाता है, रोल ऑफ द टीचर आ जाता है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। What challenges are faced by police in controlling crime and maintaining law and order in the country? ये भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन में से आया है और बहुत सीधा साधा सवाल है, आपने बताना है कि पॉलिसिंग कैसी होती है पाकिस्तान में। और इसमें ये चीज कंफ्यूज नहीं करनी कि भाई उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया तो मैंने शायद पूरे वर्ल्ड की पॉलिसिंग बतानी है, नहीं। योर एग्जाम इज बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान, आपका पेपर पाकिस्तान में हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपसे पाकिस्तान के बारे में ही सुनना चाहते हैं। क्राइम कंट्रोल प्रॉब्लम बतानी है आपने, पुलिस को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको कौन कौन सी ट्रबल्स आती हैं। व्हाई क्राइम सीन इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, ये भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन में से ही आया है। व्हाई क्राइम सीन इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, व्हाट आर द क्राइम सीन सर्च पैटर्न। जी मैं आपकी चैट्स अभी देखती हूँ, बस 2 मिनट रुक जाए, मैं पेपर एक्सप्लेन कर लूँ। अब आपने बताना है कि जो क्राइम सीन होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सीडेंट हो गया है, एक स्वेयर एक्सीडेंट हो गया है, तो आइडियली तो होना ये चाहिए कि दैट शुड बी, यू कैन से बैन, द एरिया शुड बी बैन विद द येलो टेप। येलो टेप लगी होती है ना, इसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट क्रॉस। इसका मतलब होता है कि द प्लेस इज हिट बाय सम क्राइम, ठीक है, देयर हैड हैपेंड सम एक्सीडेंट। इसका मतलब ये लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे कोई सीन हुआ है, सो कॉमन पब्लिक is not allowed to enter this area। तो कॉमन पब्लिक को इजाजत नहीं होती एंटर होने की।
तो क्राइम सीन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इन्वेस्टिगेटर्स को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है. अब आप लोगों में से आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम सिंध or how many people are you people relate to which political party, but I just want to quote here one thing. Late in 2008 जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, तो the crime scene was washed with water, plain water. It is debated so many times on, you can say, TV screens and the petty drama shows of, क्या बोलते हैं उनको, आर्टिस्टिक न्यूज कास्टर्स. ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा डिबेट हुई है कि व्हाई दैट क्राइम सीन वाज वॉश्ड. ठीक है, ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी भी थी. हालांकि आपने बाहर के मुल्क से क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स बुलाए बिकॉज शी वाज अ पर्सनैलिटी, सो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड इन अ वेरी वेल मैनर्ड. लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम के आने से पहले ही उस क्राइम सीन को व्हाइट वॉश कर दिया गया, मतलब उसको वॉश कर दिया गया, धो दिया गया उस जगह. क्यों? because there was a chance of getting some hint. तो क्राइम सीन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है. मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया. What are the crime scene search patterns? अब आपने वो तरीके लिखने हैं कि क्राइम सीन को किस किस तरह से सर्च किया जा सकता है. अच्छा जी, let me see your chats. I'm going back here. अच्छा जी, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अपीयर्स टू मी, जो पहला क्वेश्चन आपके आ रहा है, व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्ट द क्वेश्चन. बच्चे मैं अभी आपको क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ही बता रही थी कि ये चीजें आपने क्वेश्चन में डिस्कस करनी है. तो इंशाल्लाह जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस करके इतना डिटेल आपको बता देंगे कि यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. आपको चॉइस भी पता होगी. लाइक वी शुड फॉलो ऐसे स्ट्रेटेजी फर्स्ट, वी शुड मेक, नो 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 नो. क्वेश्चंस चाहे क्रिमिनोलॉजी हो, जेंडर स्टडी हो, यूएस हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, यू आर नॉट सपोज टू मेक एन आउटलाइन. दिस इज नॉट योर पैटी ऐसे. ये ऐसे का पेपर थोड़ी है. ऐसे के पेपर में आप बनाते हो आउटलाइन क्योंकि आपको आउटलाइन रिक्वायर्ड होती है. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द आउटलाइन. व्हिच बुक रेकमेंड फॉर क्रिमिनोलॉजी? अच्छा, क्रिमिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ है बहुत बड़ी कि ये किताब अच्छी है और ये किताब बुरी है. ये मैं सिर्फ क्रिमिनोलॉजी के बारे में नहीं बात कर रही, मैं जनरल अब आपको बुक्स के बारे में एक चीज बता देती हूँ. कोई भी किताब अच्छी या बुरी नहीं होती. आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हो या आप उसको बुरे तरीके से पढ़ते हो. दिस इज यू एक्सप्लेन द बुक. तो बेसिकली क्रिमिनोलॉजी की जो किताबें मेरे पास पढ़ी हुई हैं, मेरे पास एक किप्स की किताब है, एक मेरे पास वर्ल्ड टाइम्स वालों की है, फिर मेरे पास एक कैप्सूल इल्मी का था जो मैंने पढ़ा था, उसके ऊपर से मैंने एमसीक्यूज वगैरह किए थे. तो आई हैड 2-3 बुक्स. तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि, अच्छा मैंने लेते हुए ये बोला भी नहीं उसको कि मुझे फलाने की दे दो, मुझे फलाने की दे दो. I just asked the bookshop, give me the CSS criminology book, and he gave me. I started studying. और मैंने क्रिमिनोलॉजी किसी टीचर से नहीं पढ़ा. I studied it through myself. I worked hard on it. मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े, उनमें से डेटा निकाला, फिर मैंने काफी जो है इसके ऊपर खुद रिसर्च किया, साइट्स ढूंढी, बुक से पढ़ा. सो आई वर्कड ऑन इट. तो बुक अच्छी बुरी नहीं हो सकती. इट्स इज यू how you study it. Both English and now criminology, ये मुझे समझ नहीं आई बात. Best way to teach both English and now criminology. I don't know आप क्या कहना चाह रही हैं. क्रिमिनोलॉजी के क्वेश्चन के आंसर में केसेस, डेफिनेटली आपको केसेस लिखने चाहिए. आपको केसेस लिखने चाहिए. 2-3 बुक्स फॉर 15 टॉपिक्स.
मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मैक्सिमम 15 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी और उसमें से आपका पेपर 80 नंबर का हल हो जाएगा। अब 2-3 किताबें तो मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा, डिड आई से कि आपको 2-3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। देखें कि 2-3 किताबों का मतलब ये नहीं है कि आप अलिफ लैला शुरू कर दे किताबों से। 2-3 किताबों को सेंसिबल तरीके से पढ़ना है ना। अब मैं आपको डिटेल में नहीं जाना चाह रही, चले ये जो मेरे पास JWT की किताब है ना, ये बहुत डिटेल्ड किताब है। यानी कि इसमें उसने ना इतना डिटेल लिखा हुआ है कि शायद अगर आप इसके बाद मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी करना चाहें तो शायद आप कर सकते हैं। तो बात ये है कि यूज योर ब्रेन। CSS में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कहते हैं कि ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, ये भी उतना ही जरूरी है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि क्या पढ़ना है ये तो शायद आपको किनारे पे लगा दे, लेकिन क्या नहीं पढ़ना अगर वो पढ़ते रहे तो वो डुबा देगा, टाइम वेस्ट होगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपको किताब पढ़नी कैसे है। अच्छा टीच कर रही हैं इंग्लिश एंड क्रिमिनोलॉजी दोनों। आई डोंट नो आपने मेरे से इंग्लिश पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्रिमिनोलॉजी पढ़ाया था मैंने। अच्छा अब मैं आपको ना एक टॉपिक छोटा सा पढ़ा देती हूँ, सो यू शुड हैव एन आइडिया कि हम बेसिकली क्रिमिनोलॉजी कैसे पढ़ेंगे। अच्छा जी पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। Case studies be from recent times or can be from the past times also. जी केस स्टडीज जो हैं वो आपने मोस्टली रिसेंट टाइम्स की डालनी होती हैं, लेकिन पास्ट केस स्टडीज भी इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि हम लोग केस स्टडीज करते हैं जेंडर स्टडी में, हम करते हैं केस स्टडी वुमेन की, जो करते हैं मेल्स की भी करते हैं, कुछ मेन भी होते हैं उसमें। आप केस स्टडी करते हैं मुख्तारा माई की करते हैं, फिर आप गर्ल इन द रिवर उस लड़की की करते हैं, देन यू डू इट फॉर मलाला यूसुफजई एंड सो मेनी अदर गर्ल्स। The girl whose name was Uzma, who was tortured by a family in Islamabad। तो ये केस स्टडी पास्ट की है, लेकिन ये बहुत कदीम जमाने की नहीं है। ये पास्ट का मतलब होता है कि आप चले ज्यादा से ज्यादा 2015 से पकड़ लें, 16 से पकड़ लें, 17 से 18 से। सो गो स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम एंड सर्च टिल नाउ। तो इतनी पुरानी हो सकती है, जमाना कदीम की नहीं लिखनी होती, लेकिन ओल्ड हो सकती है, पास्ट टाइम्स की हो सकती है। मैम जी जी सर। आप इनको टॉपिक कराने लगी हैं या दैट्स जी इट? नहीं नहीं, मैं इनको ना एक शॉर्ट सा टॉपिक कराना चाह रही हूँ। मैंने कुछ प्लान किया हुआ था इनके लिए, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर इनके बाकी क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है। चाहिए बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, ये बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, एक बड़ा फनी क्वेश्चन आया है
अच्छा, पहले तो एक चीज का मैं जवाब दे दूं कि शुड की स्टडी, ये तो चलो मैंने दे दिया। आपने एकेडमी नहीं रखी तो क्रिमिनोलॉजी की किप्स की बुक्स कहाँ से आएगी? ओह माय गॉड, दिस वाज पायरेटेड, ये मैंने पायरेट करवाई थी। दिस इज फनी, मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, आप भी ना आपको मिल जाएगी। हेडिंग सेट करनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपको जी सिखाऊंगी। बेटा, मैम अभी स्क्रीन थोड़ी देर में शेयर कर रही हैं, वेट करें। जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मेरी पेपर नजर आ रहा है? Yes, ma'am. चलो ठीक है। So you will get to know today कि my method of teaching is like this. I don't use slides. मुझे slides पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्लाइड यूज करके थोड़ी सी ना मोनोटनी सी हो जाती है, बंदा बोर हो जाता है। तो आई यूज टू टीच लाइक दिस। मैं जो इंग्लिश का सेशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, वो भी इसी तरह चलता है, और बाकी सब भी ऐसे ही चलता है। अच्छा जी, अब ये जरा देखिए, सबसे पहला बेसिक ही पढ़ लेते हैं ना, ताकि टॉपिक पेपर की समझ आ जाए। गलत मार्कर उठा लिया मैंने। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ना, हमने जो पेपर पढ़ना है उसका नाम है क्रिमिनोलॉजी। अब उसका नाम क्रिमिनोलॉजी क्यों है? लॉजी जो बेसिकली होता है ना वर्ड, वो होता है लॉजिया, एंड लॉजिया मीन्स स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ, इसके लिटरल मीनिंग है किसी चीज की स्टडी, स्टडी ऑफ। अब जो क्राइमन है, दैट मीन्स, इन सिंपल वर्ड्स मैं इसको लिख देती हूँ क्राइम। अब क्राइम की भी आगे से डेफिनेशंस होंगी कि क्राइम, क्राइम क्या होता है। आपने लिख दिया क्राइम, तो क्राइम क्या है? आपको जो क्वेश्चन आता है ना, स्कोप बताएं, बेसिस बताएं, इनिशिएशन बताएं, उसमें क्या चीजें आती हैं? क्राइम बेसिकली क्या है? अ ह्यूमन एरर, इंसान की गलती क्राइम है। अब ये जो ह्यूमन एरर है ये किस तरह बनता है, ये आपको मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एक शॉर्ट टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ। सो बी वेरी एक्टिव। दो चीजें होती हैं, एक होता है मेंजरी, मेंजरी पढ़ते हैं या इसको मेंजरिया पढ़ते हैं, मेंजरी पढ़ते हैं या मेंजरिया? आई कॉल इट मेंजरी, क्योंकि साउंड के साथ जाएं तो ये मेंजरी बनता है, मेंजरिया नहीं बनता। एक होता है मेंजरी और एक होता है एक्टस्ट्री। अब ये जो मेंजरी, ये दो वर्ड्स है ना, इसमें भी SREA, यहाँ भी SREA, और यहाँ पे निकल आता है मेन, और यहाँ पे निकल आता है एक्ट। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो कोटेशंस होती है हमारे पास, चाइल्ड इज द फादर ऑफ, ओहो जो दिमाग में है वही लिखा जा रहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चले अगर इस कोटेशन को सही समझ लिया जाए कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि जो बच्चा है, अगर इसको हम समझ ले एनालिटिकली, कि जो बच्चा है एट द एंड
वही जनरेशन को चलाता है, ठीक है फाइन। तो क्या वो सिर्फ फादर ऑफ मैन है, वुमेन नहीं है? वो फादर ऑफ वुमेन भी है, लेकिन हम लोगों के जो आप ये कह सकते हैं पेट्रार्चल सोसाइटी में या पेट्रार्चल माइंडसेट में, और पूरी दुनिया में ये है, ये जो पेट्रार्चल माइंडसेट है ये पूरी दुनिया में है। इसने जो हमारी ये टर्म्स हैं, हमारे जो प्रोवर्ब्स हैं, उसमें मर्द और औरत के लिए एक चीज जो है ना बना दी है, ना मर्द ना औरत, मैन। ये मर्द नहीं है, ये इंसान है, ठीक है। ये भी जो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन है ना, यहाँ मर्द की बात नहीं हो रही, यहाँ इंसान की बात हो रही है। उसी तरह से ये जो मेंस रिया है ना, ये मेन, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेन लिखा हुआ तो सारे के सारे जो मर्द हैं वो मुजरिम है। नो, मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग में आ जाती है वुमेन, मैन, ट्रांस। कभी भी कोई क्वेश्चन करने में जहां पे आप जेंडर को एक्सप्लेन करें, नेवर डू अ मिस्टेक कि मैन और वुमेन को एक्सप्लेन करके इसको भूल जाओ। ऑलवेज इंक्लूड, ट्रांस को भी हमेशा इंक्लूड किया करें। अब जो मेंस रिया है ना, उसका मतलब क्या है? मेंस रिया बेसिकली होता क्या है? मेंस रिया है, ये आपका दिमाग है, इसमें पक रही है खिचड़ी, ठीक है। ये आपका दिमाग है और इसमें पक रही है खिचड़ी। खिचड़ी का रंग है गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग है। अब ये मेरा पेन की इंक लग रही है, लेकिन मैं कलर जो है ना पिंक ही कर रही हूँ, ठीक है। अब ये खिचड़ी पकी है गुलाबी रंग की आपके दिमाग में, तो ये आपके दिमाग में है, इसको दिमाग में ही रहने दें, ठीक है। दिमाग में रहे, कोई नुकसान नहीं, ओके, कोई नुकसान नहीं, ना आपका ना मेरा ना किसी और का, कोई नुकसान नहीं। जैसे ही आपने ये खिचड़ी बाहर निकाली, ये बन गई मिस्टेक, ठीक है। और इस खिचड़ी में जो आपने पकाया था वो ये था कि आप, चले बीइंग अ चाइल्ड बात कर लेते हैं अभी। इस खिचड़ी में जो आपने पकाया था वो ये था कि ये जो मेरा क्लास फेलो है ना, जैसे ही चेयर से उठेगा, ये कुर्सी है, जैसे ही ये चेयर से उठ के आगे गया, मैंने चेयर पीछे खींच देनी है, ये धड़ाम से गिरेगा नीचे। ड्राइंग मेरी कुछ गंदी है तो मजा आ जाएगा, ठीक हो गया। खिचड़ी पकाई, खिचड़ी का रंग था गुलाबी। अब जैसे ही वो गिरा तो उसका निकला खून, ब्लड निकला उसका, तो आपकी खिचड़ी का रंग हो गया लाल। बात समझ आ रही है ना आपको? अब ये हुआ असल में क्या है, जो मेंसरी था ना, मेंसरिया या मेंसरी, ये बेसिकली होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड, ये ना एमसीक्यूज बड़ी दफा है कि मेंसरिया क्या होता है, एक्सेसिया क्या होता है। अच्छा, जो मेंसरिया ना, ये बेसिकली है एक गिल्टी माइंड, के दिमाग आपका चल रहा है कि मैंने, गिल्टी है दिमाग, दिमाग का कसूर है, अभी हाथों का पैरों का कसूर नहीं हुआ। अब ये जो गिल्टी माइंड है ना, इसने पकाई जो खिचड़ी, फिर आपके पैरों ने और आपके हाथों ने चल के उसको इम्प्लीमेंट किया। आपके दिमाग ने पकाई, यहाँ पकी है, हाथों ने और पैरों ने चल के उसको इम्प्लीमेंट किया। जब तक ये इधर रहती है ना दिमाग में, तो ये कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। एथिकली गलत है, एथिकली दिस इज रॉन्ग कि आप किसी के बारे में कुछ गलत सोचें, गलत रखें, गलत सोचने का इरादा रखें, दिस इज एथिकली रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन जैसे ही आपके हाथों पैरों ने चल के यहां तक का सफर तय किया, तो ये बन गया एक्ट, अमल, एक्टस री, ठीक है। ये बन गया अमल, तो इसको हम कहते हैं एन एक्शन टेकन, ठीक हो गया, एन एक्शन टेकन। अब ये एक कॉन्सेप्ट है क्रिमिनोलॉजी का कि क्राइम क्या है। तो क्राइम बेसिकली ये है, एक ह्यूमन एरर है, और ह्यूमन एरर के अंदर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी कि क्राइम कैसे होता है, कमिट कैसे होता है।
एक पॉइंट होता है नंबर 1 जिसको हम कहते हैं मेंटरी, यानी कि सिर्फ दिमाग में चल रहा है, कुछ किया नहीं है, प्लानिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही आपने चल के उसको इम्प्लीमेंट कर लिया वो एक्ट हो गया, तो बन गया एक्टस्ट्री। सो दिस इज अ क्राइम। अब मैं आपको इसकी एक और इलस्ट्रेशन बता देती हूँ। पेपर में ना आपने बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशंस बनाने हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा इलस्ट्रेशन बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक ना मिथ पाई जाती है कि आप लोग सीनियर स्टूडेंट हैं, आप लोग बड़े बच्चे हैं, तो ड्राइंग ना करें पेपर में। हाँ जी, बिल्कुल ना करें ड्राइंग पेपर में। मैथ्स के पेपर में ड्राइंग नहीं करें, एवरीडे साइंस के पेपर में जरूर करें ड्राइंग, ऐसे के पेपर में ड्राइंग नहीं करें, इस्लामियात के पेपर में चार्ट्स बनाएं, जरूर बनाएं, फिर उसके बाद क्रिमिनोलॉजी के पेपर में शक्लें जरूर बना के दें उसको, जेंडर स्टडी के पेपर में ग्राफ जरूर बना के दें उसको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि दैट यू आर अ सीनियर स्टूडेंट, यू आर गोना डू दीस काइंड ऑफ चाइल्डिश थिंग्स। दीज आर नॉट चाइल्डिश थिंग्स, दीज आर द प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो अपने अच्छे अच्छे मार्कर्स के साथ, अपने पॉइंटर्स के साथ ये चीजें सब ड्रॉ करके दिखाएं उसको। अब ये है एक इंसान, अगर मैं पेपर कर रही होती ना, जैसा कि मैंने किया भी, अब वो मुझे दे देता कि मेंस रिएक्टर, पता है शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपको जो 20 नंबर का सवाल होता है ना, 2 दफा पेपर में उसने ऐसा किया है कि 20 नंबर को फर्दर डिवाइड करके 5-5 नंबर के सवाल बना दिए, ठीक है, इस तरह भी हो जाता है। तो ये है एक खुशबाश ह्यूमन बीइंग। ओके, बहुत खुश है ये इंसान। ये क्या है, इंसान क्या होता है? ये एक लिविंग बीइंग है, ये ट्री है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है। अब ये जो नीचे गिरी हुई है ना, ये एक टहनी है। ये इंसान यहां से जा रहा था, बड़ा खुशबाश के जा रहा था, ये दरख्त ने जानबूझ के इसको टहनी मारी और इसका सर फट गया, और ये देखें इसका ना यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। अब दरख्त को सजा मिलनी चाहिए, कोई जवाब दे, जरा कोई बच्चा जवाब दे, कोई बच्चा अपना माइक अनम्यूट करे और मुझे आंसर दे। तो जानबूझ के टहनी नीचे फेंकी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए फिर। जी बच्चे बताएं, कोई बोलने की कोशिश कर रहा था। देखें जो ट्री है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, लिविंग बीइंग तो है लेकिन ऑब्जेक्ट है, अनमूवेबल। अनमूवेबल, ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान में तो नहीं क्या, आई कैन नॉट रीड योर चैट्स में, अभी आपके चैट्स नहीं पढ़ी। जो ब्रांचेस टूटने वाली हो वो कट कर देनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, आप सही कह रही हैं, कट कर देनी चाहिए। कौन कट करेगा, दरख्त के इंसान? मेरा सवाल ये था कि दरख्त का कसूर है कि नहीं, तो दरख्त का कसूर नहीं है क्योंकि वो अनमूवेबल है। अब इधर आए नीचे, अब यही लकड़ी इस बंदे ने उठा के इसको मार दी, तो ये क्या हो गया, एक कैरियर, ठीक है। जैसे आप सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए कैरियर यूज करते हैं ना, तो वैसे ह्यूमन बीइंग इज यूज एज अ कैरियर। तो ये एक कैरियर हो गया। ये दरख्त अनमूवेबल था, इस ये किसी को कोई हार्म देता है तो दैट इज बेसिकली द फॉल्ट ऑफ दिस पर्सन। इसकी गलती होगी, यकीनन दरख्त से आम तोड़ा होगा या कोई शरारत कर रहा होगा तो लकड़ी गिर गई आम की जगह। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है ना, द केस इज समथिंग एल्स। ह्यूमन बीइंग इज अ कैरियर। तो पहली बात हो गई कि कैरियर है। फिर एक आता है, एक कैरियर के माइंड में आता है, ओहो पूरा नहीं लिख सकी मैं, मेंस रिया। तो मेंस रिया को आपने क्या बताना है, क्या होगा मेंस रिया? बैड थॉट, एक बुरा ख्याल आ गया है, बस जी आज मैंने ये शरारत करके छोड़नी है। बुरा ख्याल, अब बुरा ख्याल तो आ गया लेकिन चुपचाप बैठ गया डर से, कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। लेकिन अगर बुरे ख्याल के ऊपर कमिटमेंट कर ली, कमिटमेंट, अब सोच लिया कि ये करके छोड़ना है हर सूरत में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ। अब मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ, लेकिन आप पेज को इस साइड का करके बनाइएगा। जब पेपर में बनाए तो इस तरह बनाइएगा ये वाला चार्ट, ठीक है, ताकि पूरा आ जाए।
अच्छा, आप इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्राइम। अब सोच लिया जी, अब जो सोचा है वो कर गुजरना, तो ये प्रोसेस ऑफ क्राइम हो रहा है। अब प्रोसेस ऑफ क्राइम से फाइनली लकड़ी उठा के इसको मार दी है, अब क्या हो गया, एक्टसरी। ठीक है, और ये होता है एक्टसरी का क्या नतीजा होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ समवन या समथिंग, यानी कि दो चीज हो सकती है ना, या तो किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी इंसान को। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली प्रोसेस है पूरे का पूरा क्राइम अटेम्प्टिंग का, कि क्राइम किस तरह से मुकम्मल होता है। इस तरह नहीं होता कि कोई इंसान आराम सुकून से ना, ये देखें अपने बेड पे सो रहा है, कितना गंदा बेड बनाया मैंने, कोई इंसान आराम सुकून से अपनी चारपाई पे सो रहा है, उठा है और आके इसको मार के चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ प्लान, उसके पीछे जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, किधर लिखा मैंने, ये लिखा है, उसके पीछे पूरे का पूरा मेंस रे काम कर रहा होता है, एक पूरे का पूरा प्लान काम कर रहा होता है। ठीक है, पूरे का पूरा उसका प्रोसेस ऑफ एक्शन हो रहा होता है, तो वो जो फाइनल उसका होता है ना, कि जब वो जाके काम कर देता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्टस रे, दिस इज द फाइनल। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। अभी आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, किसी जिस चीज के जो सवाल है आप करें। बेशक माइक ऑन करके करेंगे।